गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने मेटल्स अर्थात धातु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चंस आगे बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन मेटल से, यानी कि अधातु से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह सभी क्वेश्चंस में इस वीडियो के अंतर्गत कवर कराऊंगा। देखिए एक्चुअली अब देखते हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु यानी नॉन मेटल्स, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल्स, है ना, नॉन मेटल। देखिए सिंपल तो एक डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी तत्व जो कि धातु की तरह से व्यवहार नहीं करता है वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लगती। जिस प्रकार से धातु के संदर्भ में आपने स्टडी किया कि इनके पास क्या नेचर होता है कि एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या त्याग करके, है ना, ये अपने आप को किस में चेंजिंग कर लेते हैं, धनायन में। किस में, इनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी अपने आप को ये पॉजिटिव आयन में परिवर्तित कर लेते हैं। ये इस नेचर को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जबकि ऋणायन इसमें क्या होता है, अधातु में, यानी कि जे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चाहे 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको ग्रहण करके अपने आप को किसमें, ऋण आयन में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखो कैसे, लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन केस भी है, मैं वो ही बताऊंगा आपको। जैसे आपने देखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17287, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, 2, 8, 6। अब इनको अंतिम कक्षा में यानी पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यानी क्लोरीन को 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 बंद चाहिए, क्यों 7 हैं। अंतिम कक्षा को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन को अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 हैं, 8 करना है तो 2 चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, -2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप को किस में चेंज कर लिया इन्हें, नेगेटिव आयन में। किस में चेंज कर लिया, नेगेटिव आयन में। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो सिंपल से डेफिनेशन बन गई, यानी कोई भी एलिमेंट जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को ऋण आयन में परिवर्तित करने की क्षमता होती है या अपने आप को नेगेटिव आयन में परिवर्तित कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं या अधातु कहलाते हैं। अब देखिए, या इसके अंतर्गत इसमें भी कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब नॉन मेटल्स के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यह एक्चुअली इनको अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। जैसे जिसकी अंतिम कक्षा में 5 है तो उसको 3 चाहिए, जिसमें 6 है उसको 2 चाहिए, जिसमें 7 है उसको 1 चाहिए। तो ये क्या है, ऋण आयन, ठीक है। ऋण आयन बना लेते हैं अपने आप को या परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, और ये अधातु कहलाते हैं। लेकिन अब देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है यार, फिर भी ये किस में, नॉन मेटल्स में है। ऐसा क्यों, हाइड्रोजन तो आपने देखा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसको नॉन मेटल्स के अंतर्गत रखा गया। नॉन मेटल्स के अंतर्गत रखा गया, क्यों रखा गया नॉन मेटल्स के अंतर्गत, क्योंकि इसके पास जो नेचर होता है इसका क्षारीय धातुओं के समान, क्षारीय अधातुओं के समान या एल्काली के समान, इसको 1s1 ग्रुप में ही रखा गया है ना, NS1 कर सकते, सॉरी NS1 ग्रुप में ही रखा गया है, जिसके कारण इसको अधातु ग्रुप में रखा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो नेचर होता है NS1 यानी एल्काली एलिमेंट की, यानी क्षारीय जो तत्व है उनकी तरह इसमें NS1 इसका कन्फिगरेशन होता है NS1। लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन एटम याद आ जाता है। हाइड्रोजन जो अधातु है उसमें क्या है, एक, लेकिन इनकी अपेक्षा अलग नेचर्स होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो और बाकी सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए, अधातु भी आपकी कई होती है। देखिए चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। अधातु भी आपकी कई होती है। देखिए, ठोस में होगी, द्रव में होगी
और गैस में होगी। ठीक है बेटा, ठोस, द्रव और गैस तीनों बनती। ठोस में आपकी जैसे देखा हो आयोडीन, आयोडीन ठोस में है। द्रव में ब्रोमीन, ब्रोमीन। और गैस तो आप देखिए, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, Cl, ये सब गैस। यानी कि अधातु की भी कई स्टेट होती है। ठीक है, यानी कई अवस्था होती है, ठोस होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। अब देखिए वही चीज मैंने जो बताया है वही मैंने लिखवाया। ठीक है, अब मैं हर एलिमेंट्स के बारे में तुमको बताता जाऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक्चुअली कुछ कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद जो वन लाइनर यानी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का फर्स्ट एलिमेंट है। क्यों है? क्यों? जो कि अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, यानी सभी एलिमेंट से हल्का होता है। इसका एटॉमिक वेट ये क्या होता है? 1h1। इसका जो परमाणु भार होता है एटॉमिक वेट वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी सभी एलिमेंट की अपेक्षा यह हल्का होता है। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम पूछा जाए सबसे हल्का जो तत्व है या एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम फ्यूचर ऑफ द फ्यूल्स यानी कि भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, याद रखिए। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, यानी कि इसकी खोज, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश महोदय ने की थी। जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको दिमाग में बैठ जाना होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन लॉ का, हाइड्रोजन जो लॉ निकलती है ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को की जो लॉ निकलती है मिक्स करके, उसका उपयोग धातुओं को काटने में किया जाता है। किसमें? धातुओं को काटने में किया जाता है। याद रखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो लॉ निकलती है उसका उपयोग धातुओं को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट, हल्की गैस होने के कारण, देखिए हाइड्रोजन जो है हल्की गैस होने के कारण इसको बैलून में भी, एक जस्ट मिनट, हल्की गैस यानी हल्की गैस होने के कारण इसका उपयोग बैलून को भरने में भी किया जाता है ना, बैलून को भरने में किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जल्दी कर जाती है, जिसके कारण आजकल हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। द्रव हाइड्रोजन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैसे? ईंधन के रूप में रॉकेट में किया जाता है। ठीक है, रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। इंजन नहीं, ईंधन कर लो बेटा, इसे ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कैसे होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटेरियम। ठीक है, अब देखिए यानी 3 समस्थानिक होते हैं। 1h1 बोल लो, 1h2, 1h3। ठीक है बेटा, अब ड्यूटेरियम को यानी कि इसको भारी जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है भारी जल का D2O होता है। क्या होता है? D2O, यानी ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब इसकी खोज जो की थी ड्यूटेरियम की, ब्रिकबेट और मर्फी महोदय ने की थी, है ना। ब्रिकबेट और मर्फी महोदय ने इसकी खोज की थी। जस्ट मिनट, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी चेक करना पड़ेगी मुझे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज जो थिनार्ड महोदय ने की थी। कितनी की थी? थिनार्ड महोदय की थी। जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आपको याद रखना होगा बेटा। ठीक, इसका प्रयोग रेशम अथवा ऊन अथवा बाल अथवा हाथी दांत आदि
कोमल वस्तुओं के विरंजन में करते हैं, है ना। विरंजन जाने यानी कि उसका रंग को उड़ाने में, ठीक है, जो कलर है उसको उड़ाने में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग रॉकेट, पनडुब्बियों आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, आदि में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है, किसमें, पनडुब्बियों में, रॉकेट में। अब देखिए जल की पीएच वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की पीएच वैल्यू का मान 7 होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। और जस्ट मिनट, एक्चुअली रिकॉर्डिंग बार बार गड़बड़ हो रही है आज। जल की पीएच वैल्यू का मान 7 होता है और जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए, ठीक है। और जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल विद्युत का, रिकॉर्डिंग आज, ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। जल की कठोरता, अब देखिए जल में क्या होता है कि आपने देखा कई बार जल जो होता है साबुन में झाग नहीं देता है, ठीक है। तो यानी उसमें क्या होता है, जल में कुछ हार्डनेस होती है, यानी जल में कठोरता होती है। यानी कि उसमें मैग्नीशियम के, कैल्शियम के सल्फेट लवण, ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, हाँ, क्लोराइड और सल्फेट लवण मिले रहते हैं, ठीक है। जबकि स्थायी कठोरता में तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट लवण और क्लोराइड मिले रहते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता में बाइकार्बोनेट मिले रहते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब जल की अस्थायी कठोरता में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट मिले रहते हैं, जबकि स्थायी कठोरता में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण मिले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर दूर की जाती है, ठीक है। किससे, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर दूर की जाती है। इसको दूर करने की, इसको यानी कि स्थायी कठोरता को जो दूर करने की मुख्य विधि है जो परमीटेड विधि भी कहते हैं, यानी परमीटेड विधि के द्वारा इसको मुख्य रूप से दूर किया जाता है, ठीक है। जबकि जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम की बाइकार्बोनेट में होती है। क्या, बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसमें याद रखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट मिले होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट मिले होते हैं, ठीक है। जो कि एक उबालने से, यानी सिंपली है, उबालने से दूर हो जाती है। कैसे हो जाती है, उबालने से दूर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कई बार पूछा है, शुद्ध बर्फ जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना, रोगाणु ना हो, बैक्टीरिया ना हो, उसको क्या कहते हैं, ब्लू आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू आइस। यानी कोई भी आइस जिसमें कोई भी रोगाणु ना हो, ठीक है, जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया ना हो, क्या कहलाता है, ब्लू आइस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए केतली में जल उबालने पर उसके आंतरिक परत में सफ़ेद रंग हो जाती है। जो केतली है, केतली में हम जल को उबालें, किसको, वाटर को बॉईल करते हैं, तो उसकी जो लेयर, जो निचली परत होती है वो कैसी होती है, वाइट कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, वाइट रंग की हो जाती है, वाइट, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है, यानी उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिस कारण उसकी जो लेयर होती है कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम पूछा जाता है, जल जो है वो, एक मिनट, जस्ट जल हाइड्रोजन बॉन्ड के, देखो जल हाइड्रोजन बंध के कारण, है ना, हाइड्रोजन बंध के कारण द्रव अवस्था में होता है। यानी जल में क्या आपने देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिस कारण यह लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा, लिक्विड स्टेट में।
इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही है सेटिंग में आज। देखिए कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूपक होते हैं। कैसे होते हैं? 2 अपरूपक होते हैं कार्बन के, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि कार्बन के कितने अपरूपक हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। देखिए हीरा की जो संरचना होती है चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? चतुष्फल की, ठीक है, चतुष्फल की। जबकि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षटकोणीय होती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखिए, ठीक है। कैसी होती है? षटकोणीय। अब देखिए षटकोणीय को हेक्सागोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल भी कहते हैं। अब देखिए लिग्नाइट कोयला, आधा गाया जी बेटा, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला। एक्चुअली क्या कार्बन की मात्रा से क्रम में लगाया गया, जैसे सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट में होती है। किसमें? पीट में। फिर होती है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट। फिर होता है आपका बिटुमिनस, फिर होता है आपका एंथ्रेसाइट। यानी सबसे कम कोयले की जो मात्रा कार्बन की मात्रा होगी पीट में होगी, और सर्वाधिक कार्बन की मात्रा आपकी किस में होगी? एंथ्रेसाइट में होगी, ठीक है। यहाँ इसमें 90 से 98% तक, यानी कि 92 से लेके 98% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जबकि इसमें बहुत कम पाई जाती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस को एक सामान्य कोयला भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल की धुआं। जो मोटरसाइकिल जो होती है उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भी क्या होता है? कैंसर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, बुलेट प्रूफ बेटा किसके बने होते हैं? पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। किसके? पॉलीकार्बोनेट के। याद रखिए बुलेट प्रूफ किसके बने होंगे? पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। यानी एयरक्राफ्ट जो बनाते हैं उसमें कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? CO2, यानी कि CO2 की शुष्क, कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क CO2 होगी उसको हम बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ। आपने देखा CO2 गैस का मुख्य प्रयोग आग को बुझाने में भी करते हैं। जस्ट मिनट, देखिए CO2 का प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? आग बुझाने में भी CO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अग्निशमन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करके CO2 गैस, तुमने देखा होगा अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर H2SO4 की रिएक्शन कराकर जब CO2 गैस तैयार किया जाती है। यानी अग्निशमन यंत्र जो आग बुझाने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या करते हैं? CO2 गैस फिलअप होती है, और ये CO2 गैस कैसे तैयार होती है? यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर H2SO4 की रिएक्शन कराने पर तो क्या प्राप्त होगी? आपको CO2 गैस प्राप्त होती है। याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट पर H2SO4 की रिएक्शन कराने पर प्राप्त होगी। सिलिका को बालू भी कहते हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू भी सिलिका को कहते हैं, ठीक है। सिलिका कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहा जाता है। यानी सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहा जाता है ना। और इस कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, ठीक है। इतना सुन जाए। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितनी? 78%, जबकि यूरिया में 46%
नाइट्रोजन है। कितनी? 46%। याद रखिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस नोट करते जाइए, ठीक है। नाइट्रोजन वैद्युत बल्ब में, ठीक है, तथा उच्च तापमापी यानी कि वैद्युत बल्ब में भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जबकि उच्च तापमापी यानी कि हायर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी जो इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि कृत्रिम गर्भाधान के लिए, है ना, जब कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराते हैं तो बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। याद रखिए, यानी कि किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रिलियम भी कहते हैं। याद रखिए, कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रिलियम भी कहते हैं, जिसका उपयोग फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? उर्वरक के रूप में किया जाता है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर बुझ जाती। क्या होता है? बुझ जाती। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन के जार में ले जाओगे तो वह बुझ जाएगी, ठीक है। जस्ट मिनट। अमोनिया का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, बर्फ़ जमाने में किया जाता है। किसमें? बर्फ़ जमाने में भी इसका अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। जो हम फ्रिज में यूज करते हैं ना, उसमें अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। शुष्क बैटरी में, ठीक है, व बर्तनों पर कलई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग आपने देखा बैटरी में किया जाता है और बर्तनों पर कलाई करने में भी किया जाता है ना। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड को लफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लफिंग गैस कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लफिंग गैस, ठीक है, भी कहते हैं। इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर निश्चेतक यानी कि बेहोश करने के काम भी आती है। जब ऑक्सीजन के साथ मिला दी जाती है तो इसको बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का TNP, ट्राइनाइट्रोटाइलून, TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन और डायनामाइट आदि विस्फोटक के रूप बनाने में किया जाता है। यानी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग, यानी मेन चीज़ याद रखिए, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। एक आयतन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, और 3 आयतन HCl, ठीक है, कंसंट्रेट, ठीक है, के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यानी कि याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछा गया है। यानी कि नाइट्रिक एसिड का एक आयतन होगा, जबकि 3 आयतन किसके होंगे? HCl के होंगे। इन दोनों को मिला के मिक्सचर को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। आदम में आएगा, ठीक है, याद रखिए। अम्लराज में सोना व प्लेटिनम आदि धातु घुल जाती है। यानी अम्लराज में गोल्ड और प्लेटिनम धातु घुल जाती है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा भी कहते हैं। ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट को स्मेल्टिंग सॉल्ट भी कहते हैं। स्मेल्टिंग सॉल्ट, ठीक है, याद रखिए, अमोनियम कार्बोनेट को स्मेल्टिंग सॉल्ट भी कहते हैं। आज एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मोबाइल में, पता नहीं क्यों। फास्फोरस, देखिए, फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। इसके कई अपरूपक होते हैं, जैसे कार्बन के 2 अपरूपक थे, ग्रेफाइट और डायमंड। इसी प्रकार से इसके भी कई अपरूपक हैं, लेकिन मेन अपरूपक इसके कौन से? बाइट और
ओह सॉरी, येलो और वाइट एंड रेड, ठीक है। अब देखिए, जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी कि जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। फास्फोरस के कई अपरूपक हैं, लेकिन इसके दो मुख्य अपरूपक लाल और श्वेत अथवा पीला है। कैसा? लाल अथवा, ठीक है, लाल अथवा श्वेत अथवा पीला, ठीक है। लाल फास्फोरस विषैला नहीं है। कैसा नहीं है? विषैला नहीं है, ठीक है। याद रखिए, लाल फास्फोरस विषैला नहीं है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? लाल का दिया सलाई बनाने में किया जाता है। जबकि श्वेत अथवा पीला, यानी श्वेत को ही पीला कहते हैं, यह विषैला है। कैसा? फास्फोरस विषैला है, ठीक है। इसमें लहसुन जैसी गैस गंध आती है। कैसी आती है? लहसुन जैसी स्मेल आती है, ठीक है। यह हवा में स्वयं जल जाता है, यानी कि येलो वाला स्वयं जल जाता है हवा में, ठीक है, जबकि रेड नहीं जलता है, ठीक है। याद रखिए, जो येलो है, जलना है, जलने वाली लौ कैसी होती है? येलो, तो इससे याद रख लीजिए, ठीक है। येलो वाला जलता है जबकि रेड वाला नहीं जलता है। रेड वाला विषैला भी नहीं है जबकि येलो वाला विषैला है, ठीक है। अतः इसको जल के अंदर डुबा के रखा जाता है। किससे रखा जाता है? जल के अंदर डुबा के रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो ये जल के अंदर डुबा के नहीं रखोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा। यह अंधेरे में वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश दे देता है। यानी वाइट फास्फोरस है, येलो फास्फोरस है, ये यानी कि जब संपर्क में आता है, ठीक है, वायु के, तो क्या होता है? प्रकाश देता है। क्या है? पीले रंग का प्रकाश देता है, यानी जलने लगता है। मैंने इसी घटना को स्फुरदीप्ति कहते हैं, ठीक है। फास्फोरस के सभी अपरूपों में श्वेत फास्फोरस सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग अनाजों की परिरक्षण में किया जाता है, यानी एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग अनाजों के परिरक्षण में किया जाता है, यानी कि अनाज जो होते हैं उनके संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, यानी यदि फास्फोरस नहीं होगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते और उनका रंग उड़ जाता है, उनकी पत्तियों का रंग उड़ जाएगा, ठीक है। ओजोन में, नेक्स्ट टॉपिक, ओजोन में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ओजोन में कैसी गंध आती है? सड़ी मछली जैसी। ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट अथवा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। देखिए, आपने देखा ओजोन क्या होता है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। 20 से 25 किलोमीटर की हाइट पर समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? अल्ट्रा यानी सनलाइट, यानी सन की जो आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो सनलाइट आती है छन छन के नीचे आती है और जिससे कि उसका इफेक्ट कम होता है। यदि सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी तो क्या होगा? स्किन कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होगी। यह चांदी की चमक को काला कर देती है। कैसा कर देती है? चांदी की चमक को काला कर देती है। यानी ओजोन जो होती है चांदी की चमक को कैसे कर देती है? काला कर देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब देखिए CFC यानी ओजोन लेयर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किससे हो रही है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु इसके लगभग 1 लाख अणुओं को प्रभावित कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। जो बता रहा हूँ दिमाग में बैठा लीजिए। ओजोन का प्रयोग जल को साफ करने में, हवा को शुद्ध करने में व कीटनाशक के रूप में करते हैं, याद रखिए, ठीक है। प्याज, कॉमन लहसुन, अंडा, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाई जाती है। यानी प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाई जाती है, याद रखिए।
सल्फर का प्रयोग रंग उद्योग जीवाणुओं एवं कीटाणुओं को नष्ट करने में एवं फफूंदी नाशक के रूप में भी किया जाता है। याद रखिए। देखिए, सल्फर का प्रयोग रंग उद्योग में जीवाणु अथवा कीटाणुओं को नष्ट करने में एवं फफूंदी नाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4 को रसायनों का सम्राट और केमिकल किंग या कशिश का तेल भी कहते हैं। कशिश का तेल भी कहते हैं। जस्ट मिनट में इसकी थोड़ी सेटिंग देख लेता हूँ। ठीक है, क्लोरीन गैस को दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, यानी ब्रोमीन कैसी है? द्रव अधातु है। फोटोग्राफी में, अब देखिए, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रोमीन का प्रयोग अश्रु गैस के रूप में भी किया जाता है, यानी कि आपने देखा कई बार पुलिसमैन क्या अश्रु गैस के गोले छोड़ते हैं, तो यानी कि उसमें हम ब्रोमीन गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में, यानी कि समुद्री घास होती है लेमिनेरिया नाम की, ठीक है, इसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यानी लेमिनेरिया नामक की किस्म की जो घास है, समुद्री घास, उसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एस्टाटाइन एक रेडियो शक्ति, या कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधे पूछ लिया था। एस्टाटाइन क्या है? एस्टाटाइन क्या है बेटा? एक रेडियो सक्रिय बोल लो, रेडियो शक्ति भी बोलते हैं इसको, कई जगह रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए, अब देखिए, कांच पर लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, कांच पर लिखने के लिए हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिए। हाइड्रोक्लोरोडाइक्लोरोमेथेन को, देखिए, हाइड्रोक्लोरोडाइक्लोरोमेथेन को फ्रीऑन भी कहा जाता है। क्या कहता है? फ्रीऑन कहा जाता है। जी मैंने बता ही दिया, हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। हल्की गैस होने के कारण इसको बैलून में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। यानी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, यानी जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में गहराई में जाने में किसका मिश्रण का यूज करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अस्पताल में दमा के रोगों में कृत्रिम सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। यानी जो दमा के पेशेंट होते हैं ना, तो वो भी हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग सांस लेने में करते हैं। नियॉन, अब देखिए, नियॉन क्या होता है? एक चमकीला होता है। ठीक है, अब विमान, यानी नियॉन में शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं? विमान चालक जो होते हैं हवाई अड्डों पर, विमान चालकों को संकेत देने के लिए हम नियॉन का प्रयोग करते हैं।
यानी कि जिसकी शाइनिंग ज़्यादा होगी तो उसका प्रयोग हम संकेत देने में करेंगे। ठीक है, तो यार देखिए वायुयान जब ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पर संकेत देने के लिए यानी कि वहाँ का सिग्नल पहचानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नियॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चमकता है। नियॉन में खासियत पता क्या है, क्योंकि ये कोहरे में भी चमकता है। किस में चमकता है, प्रकाश कोहरे में भी चमकता है। ठीक है, आर्गन प्रकृति में पाए जाने वाली, यानी आर्गन जो है प्रकृति में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आर्गन। याद रखिए, आर्गन का प्रयोग वैद्युत बल्ब में किया जाता है। किसमें, वैद्युत बल्ब में किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला जेनोन है। ठीक है, जो अक्रिय गैस, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों की बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक यौगिक तो आपके कार्बन की मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, जेनोन है ना, अक्रिय। रेडोन का प्रयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है। किसमें करते हैं, रेडोन का रेडियोथेरेपी में किया जाता है। और रेडियोथेरेपी आप जानते हो कब की जाती है, कैंसर के पेशेंट के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। ठीक है, ये आपके थे नॉन मैटर से संबंधित क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मेरे द्वारा आज कवर किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसके बाद आपके 2 या 3 वीडियो और रहेंगे, उसमें मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।